Hello dear FY BSc Microbiology students, myself Assistant Professor Milita Vanjari. In this video, we are going to discuss about the contributions of scientists Paul Ehrlich and Joseph Lister in the field of microbiology. The paper code is MB111. Let's start. First, the Paul Ehrlich in 1854 to 1915. He is also known as the father of chemotherapy or the founder of chemotherapy. बिकॉज ये जो पॉल ईयरलिच साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ केमिकल्स यूज़ किए थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए उन्होंने कुछ केमिकल्स यूज़ किए थे। उस थ्योरी को नाम दिया गया केमोथेरेपी। अब हम देखेंगे ये जो पॉल ईयरलिच थे उनके कंट्रीब्यूशंस क्या थे माइक्रोबायोलॉजी फील्ड के अंदर। फर्स्ट उनका कंट्रीब्यूशन था स्टेन और स्टेनिंग टेक्निक्स। उन्होंने कुछ डाई यूज़ किए थे। डाई इसलिए क्योंकि स्टेनिंग टेक्निक के लिए हमें डाई लगते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनकी फ़र्स्ट हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं। उससे हमें उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में क्या होता है आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उसके बारे में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। उसके बेसिस पे हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इसके लिए जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है और जो भी स्टेनिंग टेक्निक्स है वो बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप पे बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट उनका कंट्रीब्यूशन था स्टेन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स के इसमें। सेकेंड उनका कंट्रीब्यूशन था सीरम रिलेटेड रिसर्च। सीरम रिलेटेड भी उन्होंने कुछ रिसर्च किया है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी उनका थर्ड कंट्रीब्यूशन है उनका केमोथेरेपी। केमोथेरेपी यानी कि केमिकल्स यूज़ करके उन्होंने जो डिसीज ट्रीट किया उसको नाम दिया गया केमोथेरेपी। फर्स्ट हम देखेंगे स्टेन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स। जो पॉल ईयरलिच थे उन्होंने क्या किया, डेवलप द बेसिस ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म और पैथोजन है, वो कौन सी डिसीज़ कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ कॉज करता है। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्राम स्टेनिंग के अंडर हम उसको विजिबल नहीं कर पाते, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसके लिए उसको अलग से स्टेनिंग यूज़ करते हैं, वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जो कि पॉल ईयरलिच ने जो है उसे डेवलप किया था। उसके बाद उन्होंने अनदर कंट्रीब्यूशन दिया। ही शोड फर्स्ट न्यूक्लिएटेड आरबीसीज एंड सब डिवाइडेड इनटू मेगाब्लास्ट, माइक्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट एंड पोइक्लोब्लास्ट। ये जो साइंटिस्ट है पॉल ईयरलिच, उन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लिएटेड आरबीसीज है उन आरबीसीज को उन्होंने सब डिवाइड किया इन चारों में। कौन से, मेगाब्लास्ट, माइक्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट और पोइक्लोब्लास्ट। फिर उन्होंने क्या किया, ल्यूकोसाइट्स ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, उन्होंने उसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। ही डिफ्रेंशिएटेड द ल्यूकोसाइट्स इनटू बेसोफाइल्स, इओसिनोफाइल्स एंड न्यूट्रोफाइल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट ग्रैन्यूल्स। उसके ग्रैन्यूल्स के आधार पर उन्होंने ये जो ल्यूकोसाइट्स है उसको क्या किया, सब डिवाइडेड किया, डिफ्रेंशिएट किया इनटू द बेसोफाइल, इओसिनोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल्स में। फिर उन्होंने क्या किया, मास सेल जो है वो मास सेल उन्होंने डेवलप किया यानी कि उन्होंने उसके इस बारे में डिस्कवरी की। स्टेन एंड नेम मास सेल्स यूजिंग अल्कलाइन डाइज। तो उन्होंने क्या किया, स्टेन यूज़ किए फॉर द मास सेल्स यूजिंग अल्कलाइन डाइज। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस मास सेल को स्टेन किया बाय यूजिंग अल्कलाइन डाइज से। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या डिटेक्ट किया, ही फर्स्ट डिटेक्ट द बिलिरुबिन विच इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ द पेशेंट ऑफ जॉइंटिस, दैट इज़ द डायएजो रिएक्शन। जिस पेशेंट को जॉइंटिस हुआ है उस पेशेंट के यूरिन में से उन्होंने ये जो बिलिरुबिन, ये जो घटक है वो क्या किया है, उन्होंने डिटेक्ट किया है। यानी ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटेक्ट द बिलिरुबिन इन द यूरिन ऑफ द पेशेंट ऑफ जॉइंटिस। फिर हम उसका सेकेंड जो है कंट्रीब्यूशन स्टेन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स में, वो हम अब देखेंगे। जो पॉल ईयरलिच थे उन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेटेड द साइड चेन थ्योरी फॉर द इम्यूनो रिस्पॉन्स इन द लिविंग सेल्स।
ये जो साइड चेन थ्योरी है, ये साइड चेन थ्योरी उन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेट किया, डिस्कवर किया। साइड चेन थ्योरी होता क्या है? साइड चेन थ्योरी एक रिसेप्टर्स होता है। साइड चेन थ्योरी, अ साइड चेन ऑफ सेल सरफेस माइट हैव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दैट अलाउड इट टू बाइंड विद स्पेसिफिक टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया। जब भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, तब ये साइड चेन थ्योरी जो है वो कुछ साइड चेन थ्योरी यानी कि रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को, वायरस को, जो भी पैथोजन रहेगा उसको क्या करेंगे, बाइंड करने का काम करेंगे। तो ये जो साइड चेन थ्योरी जो है, वो जो रिसेप्टर्स है उसका भी, उसके बारे में भी पॉल इयरलिश ने जो है वो डिस्कवरी किया है। तो उससे होता क्या है, this gives message to the cell to produce more such a side chain and secreted into in the blood antibodies। तो फिर वो क्या करते हैं, अगर ये साइड चेन थ्योरी यानी कि रिसेप्टर्स, अगर उनको पता चल जाता है कि कोई बाहर का पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस अपने बॉडी के अंदर इंटर हुआ है, तो ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स जो है, ये साइड चेन थ्योरी में जो रिसेप्टर्स है, वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को, उस ऑर्गेनिजम्स को बाइंड करने का काम करते हैं। बाइंड करने के बाद वो बाकी के सेल्स को मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि और ऐसे रिसेप्टर्स जो है वो क्रिएट करें और एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाएं उसके अगेंस्ट। This way, small amount of toxins or bacteria can produce a large amount of antitoxins, that is the immunity। इस तरह से जो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीटॉक्सिन्स, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं और जो बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स प्रोवाइड भी करते हैं, तो क्या हो जाता है, अपनी बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर्स की वजह से एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती है, एंटीटॉक्सिन्स क्रिएट होती है। इसकी वजह से हमें मोर इम्यूनो रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं वहाँ पे। तो ये जो साइड चेन थ्योरी है, ये भी उन्होंने डिस्कवर की। इंट्रोड्यूस द टर्म रिसेप्टर एंड डेवलप द थ्योरी ऑफ केमो रिसेप्टर्स। तो फिर उसके बाद पहले तो उन्होंने ये रिसेप्टर्स का फंक्शन जान लिया था, ये रिसेप्टर्स कैसा वर्क करते हैं। उन्होंने साइड चेन थ्योरी यानी कि रिसेप्टर्स में उन्होंने क्या देखा कि अगर कोई बाहर का पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो ये जो रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स उसको बाइंड करने का काम करते हैं और अपनी सेल्स को जो है वो मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे और रिसेप्टर्स जो है वो क्रिएट करें और एंटीबॉडीज जो है क्रिएट करें। एंटीबॉडीज़ अगर क्रिएट हो जाती है तो वो क्या करेंगी, उस पैथोजन को है वो वहाँ पे किल कर देगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो इम्यूनो रिस्पॉन्स है, उस इम्यूनो रिस्पॉन्स को वो क्या करता है, इंक्रीज करता है उस पैथोजेंस के अगेंस्ट और उसे किल कर देता है। तो ये जो रिसेप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी इम्यूनिटी में। ही इंट्रोड्यूस द रिसेप्टर टर्म्स एंड डेवलप द थ्योरी ऑफ केमो रिसेप्टर्स। फिर उन्होंने देखा कि ये रिसेप्टर्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उन्होंने इस रिसेप्टर को यूज़ किया टू डेवलप द थ्योरी ऑफ केमो रिसेप्टर्स। मतलब केमिकल्स को, अगर कोई केमिकल्स अपने बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जो लुइस पास्चर ने क्या किया है, केमिकल्स यूज़ किए डिसीज ट्रीट करने के लिए, तो फिर ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उस केमिकल्स को वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद जहाँ पर वो डिसीज़ हुई है, उस डिसीज़ पर वो क्या करेंगे, उसको अटैक करने में हेल्प करेंगे। ही इज़ ऑल्सो मेड अ कंट्रीब्यूशन टू डेवलप एन एंटी सीरम टू फाइट अगेंस्ट डिप्थेरिया। तो फिर लुइस पास्चर ने क्या किया, एक एंटी सीरम जो है वो डेवलप किया अगेंस्ट द डिप्थेरिया। जो डिप्थेरिया डिसीज़ है उसके अगेंस्ट एंटी सीरम डेवलप करने का काम भी पॉल इयरलिश ने किया है। तो ये जो है ये उनके क्या थे, कंट्रीब्यूशंस थे माइक्रोबायोलॉजी फील्ड के अंदर। And he also gave concept of acquired immunity and mechanism of transfer of immunity from the mother to fetus। हमें पता है कि जो हमें इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है, हमें एंटीबॉडीज जो है, पहले बॉर्न बेबीज़ में एंटीबॉडीज़ कहाँ से आती है, वो मदर क्या करती है, उस फीटस को एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती है थ्रू द प्लासेंटा। तो इस बारे में भी उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, जो कि उन्होंने कहा कि न्यूबॉर्न बेबी में जो एंटीबॉडीज़ होती है, वो एंटीबॉडीज़ उनको कहाँ से मिलती है, उनकी मदर्स से मिलती है।
फिर हम अब देखेंगे कि उनका केमोथेरेपी में कैसे कंट्रीब्यूशंस था। केमोथेरेपी पे उन्होंने क्या वर्क किया है पॉल इयरलिश ने। पॉल इयरलिश कॉइन्ड द वर्ड केमोथेरेपी to denote the use of chemicals in the treatment of control disease। तो उन्होंने क्या किया, केमोथेरेपी को डेवलप किया। केमोथेरेपी का उन्होंने डेफिनेशन बताया कि यूज़ ऑफ केमिकल्स का यूज़ करके डिसीज़ को कंट्रोल करना। द यूज़ ऑफ केमिकल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोल डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया उन्होंने। तो उस स्टेज को उन्होंने क्या नाम दिया, केमोथेरेपी। अभी ये केमोथेरेपिक एजेंट्स आर केमिकल्स एजेंट्स। अभी ये जो केमोथेरेपेटिक एजेंट्स है वो केमिकल एजेंट है दैट आर यूज टू ट्रीट डिसीज। उससे क्या होता है, डिसीज जो है वो ट्रीट होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक्स आर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स और देयर डेरिवेटिव्स दैट आर यूज टू ट्रीट डिसीज। उन्होंने केमोथेरेपेटिक एजेंट्स भी यूज़ किए और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ किए। केमोथेरेपिक एजेंट्स मीन्स द केमिकल्स एंड द एंटीबायोटिक विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। देयर डेरिवेटिव्स आर यूज टू ट्रीट डिसीज। अब ये जो पॉल इयरलिश थे उन्होंने डिसीज़ को ट्रीट कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड एंटीबायोटिक्स। केमोथेरेपेटिक्स मीन्स केमिकल्स एंड एंटीबायोटिक्स विच आर द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोब्स। डॉक्टर पॉल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रीट डिसीज यूजिंग केमिकल्स। अब जो पॉल इयरलिश थे वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, केमिकल्स यूज़ करके डिसीज़ जो है वो ट्रीट की थी। तो फिर पहले उन्होंने जो ड्रग यूज़ किया जो केमिकल्स से बना था, वो उनका पहला ड्रग था सैल्वर्सन। सैल्वर्सन द फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग वॉज फाउंड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट सिफिलिस। जो सिफिलिस डिसीज़ होती है उस सिफिलिस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए उन्होंने पहला केमिकल ड्रग यूज़ किया जिसका नाम था सैल्वर्सन, देयर बाय इनिशिएटिंग द कंसेप्ट ऑफ केमोथेरेपी। तो फिर सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए उन्होंने सैल्वर्सन ड्रग यूज़ किया जो कि केमिकल्स से बना था। तब उनकी जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे डेवलप हो गई केमोथेरेपी, क्योंकि केमिकल्स वहाँ पे यूज़ किए गए थे। Before his medical treatment were broad spectrum, he developed the idea to target the specific cause of disease। तब उन्होंने उनका क्या मानना था, अगर मैं कुछ ड्रग और कुछ केमिकल्स यूज़ कर रहा हूँ अगर किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो वो केमिकल सिर्फ उस डिसीज़ को ही ट्रीट करे, ना कि बाकी अपने जो ह्यूमन बॉडीज़ के सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करें। इसके लिए उन्होंने उसको स्पेसिफिक करने के लिए उस पर और ज़्यादा डेवलपमेंट किया। हीज़ वर्क ऑन इन विवो स्टेनिंग गेव हिम द आइडिया दैट मिथिलीन ब्लू कैन एक्ट एज एंटी मलेरियल एजेंट। जब उन्होंने इन विवो स्टेनिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे तभी उनको क्या पता चला कि ये जो मिथिलीन ब्लू है वो क्या कर सकता है, एक्ट एज अ एंटी मलेरियल एजेंट। मतलब मलेरिया में भी उसका यूज़ हो सकता है टू ट्रीट द मलेरियल डिसीज़। किसका, मिथिलीन ब्लू मलेरियल डिसीज़ को ट्रीट कर सकता है। ये उनको कब पता चला, जब वो इन विवो स्टेनिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि मैजिक बुलेट्स। अब ये मैजिक बुलेट्स जो उन्होंने इन्वेंट किए थे उसका मतलब क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट मैजिक बुलेट दैट इज द केमिकल्स डेवलप्स टू अटैक स्पेसिफिक बैक्टीरिया। अब केमोथेरेपी तो उन्होंने यूज़ किया था, केमोथेरेपी टेक्निक्स में वो क्या कर रहे थे, केमिकल्स यूज़ कर रहे थे डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो फिर वो उनका ये मानना था अगर मैं कुछ केमिकल्स यूज़ भी कर रहा हूँ तो उस केमिकल के कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो केमिकल सीधा जाके सिर्फ उस डिसीज़ को क्योर करे, ना कि बाकी सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करे। तो उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए जो स्पेसिफिक ड्रग है उस स्पेसिफिक डिसीज़ को ही ट्रीट करेगा और बाकी के सेल्स को हार्म ना करे। इसके लिए उन्होंने क्या करे थे, मैजिक बुलेट्स जो है वो फॉर्म किए थे। ये मैजिक बुलेट्स मतलब जो ऐसे केमिकल्स जो सिर्फ उस डिसीज़ को ट्रीट करेंगे, ना कि किसी सेल्स को हार्म करेंगे। हिस्ट्री ऑफ मैजिक बुलेट्स। ही स्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप। पहले तो उन्होंने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन किया जिसकी वजह से वो माइक्रोस्कोप के अंदर क्या हो, विजिबल हो। जैसे कि उन्होंने एसिड फास्ट टेक्निक है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो टेक्निक है ये उन्होंने क्या की है, डिस्कवर की है। ही फाउंड दैट सम ऑफ डाइज ही यूज फॉर स्टेनिंग ओनली अटैच themselves to the specific bacteria but not to the human cells।
तब स्टेनिंग के टाइम पे ही उनको क्या पता चला कि वो स्टेनिंग में जो डाइस यूज़ करे वो डाइस क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया पे ही अटैक कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, अपने ह्यूमन बॉडी में उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ही अटैक करेंगे, ह्यूमन सेल्स को जो है वो हार्म नहीं करेंगे, ह्यूमन सेल्स को वो टच भी नहीं करेंगे, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। He soon began looking for dyes that would simultaneously stain and act as a poison. तो फिर उन्होंने क्या किया, जो डाई यूज़ किए थे वो डाई क्या हुआ, उस बैक्टीरिया के लिए पॉइजनस जो है वो साबित हुआ वहाँ पर, और उसने क्या किया, उस डाई ने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। बट उस पेशेंट को उसने किल नहीं किया, क्योंकि वो मैजिक बुलेट थे, मतलब वो सिर्फ उस डिसीज़ को कॉज करेंगे, ह्यूमन को जो है वो हार्म नहीं करेंगे, ह्यूमन सेल्स को वो हार्म नहीं करेंगे। तो फिर वो उनका डिस्कवरी था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हिज फर्स्ट वर्किंग केमिकल्स दैट इज़ द सैल्वर्सन डिस्कवर इन 1905 में। जो उन्होंने फर्स्ट ड्रग डिस्कवर किया था विच इज़ मेड अप बाय केमिकल्स, तो वो 1905 में उन्होंने डिस्कवर किया था। प्रोवाइड द मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेनी मोर मैजिक बुलेट्स। तो उससे क्या हुआ, जो मैजिक बुलेट्स जो है वो डेवलप हो गई। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जोसेफ लिस्टर, उनका माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशंस था। 1827 to 1912 ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश सर्जन एंड साइंटिस्ट। ये कौन थे, एक ब्रिटिश सर्जन थे और साइंटिस्ट थे। सर्जन यानी कि जो सर्जरी करते हैं ह्यूमन के ऊपर, वो एक सर्जन थे, और एज वेल एज वो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। उनको क्या कहा, फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। Joseph Lister introduced new principle of cleanliness. He used aseptic methods for the purpose of patient safety. ये जो जोसेफ लिस्टर थे ये एक सर्जन थे। तो सर्जन्स के लिए जो स्टराइल एरिया है, मतलब क्लीनलीनेस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इन्फेक्शियस जगह पे सर्जरी करेंगे तो वो जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, वो उस पेशेंट्स को भी हार्म कर सकते हैं। उस पेशेंट में जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। इसलिए वहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है, वो जो एरिया है वो क्लीन होना चाहिए। ऐसा जोसेफ लिस्टर का तब के टाइम पे मानना था। ही यूज़ असेप्टिक मेथड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ पेशेंट सेफ्टी। तो पेशेंट सेफ्टी के लिए उन्होंने कुछ असेप्टिक मेथड्स जो है वो यूज़ किए थे, जो कि पेशेंट्स को हार्म ना करें। लिस्टर्स प्रमोटेड द आइडिया ऑफ स्टराइल सर्जरी। तो उन्होंने पहले क्या आइडिया प्रमोट किया कि स्टराइल सर्जरी ऐसे कंडीशन में होनी चाहिए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से होनी चाहिए जो कि स्टराइल हो, उसका पूरा इन्वायरमेंट जो है वो स्टराइल हो। लिस्टर सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस द कार्बोलिक एसिड नाउ नोन एज फिनॉल। तो फिर उस स्टराइल करने के लिए उन्होंने फर्स्ट क्या यूज़ किया था, कार्बोलिक एसिड, जो कि हम फिनॉल से अभी जानते हैं। टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टू क्लीन वॉन्ड्स। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और जो इंजरीज और ह्यूमन वाउंड्स होते हैं, स्किन वाउंड्स होते हैं, उसको क्लीन किससे किया उन्होंने, कार्बोलिक एसिड से। स्टूडेंट, जोसेफ लिस्टर इन 1827 टू 1912 में वो उनका जो कंट्रीब्यूशन था माइक्रोबायोलॉजी में, तब उन्होंने स्टार्ट किया था। 80s में क्या होता था, अब की तरह हॉस्पिटल्स नहीं थे। हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में वहाँ पे क्या होता है, एक ऑपरेशन थिएटर होता है। ऑपरेशन थिएटर में किसी बाहर वाले को एंट्री नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ कौन प्रेजेंट रहता है, पेशेंट और डॉक्टर्स। तो फिर वहाँ का जो एरिया होता है वो पूरा ऑपरेशन रूम जो है वो पूरा का पूरा स्टराइल होता है। और वहाँ पे क्या था, जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं या डॉक्टर जो भी कोट वहाँ पे क्लोथ्स यूज़ करते हैं वो सब स्टराइल कंडीशन में आज के स्थिति में। बट पहले ऐसा नहीं था, तब ऑपरेशन थिएटर नहीं था, मतलब जो सर्जरी करते थे वो जो भी कुछ डॉक्टर्स थे वो डॉक्टर्स डायरेक्टली ओपन एरिया में सर्जरी करते थे। तो फिर क्या होता था, ओपन एरिया में अगर सर्जरी करेंगे तो एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उस सर्जरी के दौरान वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे। अगर सर्जरी के दौरान इंटरफेयर हो जाता है तो पेशेंट्स को इन्फेक्शन बढ़ सकता है, पेशेंट को दूसरी इन्फेक्शंस बढ़ने की वजह से उसकी डेथ भी कॉज हो सकती थी।
और ऐसे केसेस उसके उस टाइम पे बहुत होते थे। जिसकी भी सर्जरी होती थी, जो भी पेशेंट था, जो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो इंटरफेयर करने के बाद उस पेशेंट को काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो फेस करनी पड़ती थी, और डॉक्टर्स को भी वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी। तो फिर ये जोसेफ लेस्टर जो थे, उन्होंने उस बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि ऐसे जो इन्फेक्शंस बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो एक सर्जन थे। सर्जरी तो वो तो पूरे सक्सेसफुल करते थे, एक अच्छे से करते थे, पर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता था। लेकिन वो इन्फेक्शन कैसे हो जाता है वो उनको पता नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया, इन 1865 में लिस्टर रीड अबाउट द वर्क ऑफ लुइस पास्चर थ्योरी वॉज वाइन वेंट बैड बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर। जब 1865 में लुइस पास्चर ने जो डिस्कवरी किए थी वाइन के ऊपर, क्योंकि वाइन क्यों ख़राब हो जाती थी, वाइन पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अटैक करते थे, उसके बारे में ये जो पॉल ईयरलिश थे उन्होंने पढ़ा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एयर में प्रेजेंट है वो अगर वाइन को ख़राब कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये तो सभी जगह पे प्रेजेंट रहेंगे। तो फिर वो हम जब सर्जरी करते हैं तो वो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये वहाँ पर भी प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा किसने सोचा था? पॉल ईयरलिश ने। तो फिर पॉल ईयरलिश ने क्या सोचा कि अगर ईयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सर्जरी के दौरान पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको स्टेराइल कैसे किया जाए, क्योंकि अभी पेशेंट का जो वुंड है उसको तो स्टेराइल नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टेराइल कंडीशंस लुइस पास्चर ने बताई थी वो तो थी हीट के ऊपर। उन्होंने क्या किया था, ऑटोक्लेव किया था, हीट किया था, तो फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वहाँ पे किल हो जाते थे। लेकिन अभी पेशेंट के ऊपर हीट तो अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो फिर ये जो पॉल ईयरलिश है उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम उस मतलब जहाँ पे सर्जरी हो रही उस रूम को स्टेराइल कर सके, और जो पेशेंट की जो इंजरी है वो वोंड है उसको हम स्टेराइल कर सके। तो उन्होंने क्या यूज़ किए, वहाँ पे केमिकल्स यूज़ किए, जो कि लुइस पास्चर ने वहाँ पे बताए थे कि हम जो स्टेराइल है वो कैसे कर सकते हैं, एक तो हीट से कर सकते हैं या तो केमिकल से कर सकते हैं। तो फिर जो पॉल ईयरलिश है उन्होंने क्या किया, ऐसे केमिकल्स जो है ऐसे फाउंड आउट किए जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो वो किल हो जाए। ही डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेइंग फिनॉल इन ऑपरेटिव रूम टू कंट्रोल इन्फेक्शन। तो उन्होंने क्या किया, फिनॉल को यूज़ किया, जो कि कार्बोलिक एसिड जब था उनके टाइम पे प्रेजेंट था। तो उन्होंने क्या किया, उस कार्बोलिक एसिड को हम अभी फिनॉल से जानते हैं, उस फिनॉल का एक स्प्रे बनाया। स्प्रे बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, जहाँ पर पेशेंट की सर्जरी होगी उस रूम को उन्होंने पूरा वहाँ पे स्प्रे जो है वो स्प्रे कर दिया। मतलब जब हम अभी कोरोना की सिचुएशन में हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र स्प्रे यूज़ करते हैं पूरे रूम में, उसको हम मारते हैं, वैसे उसी तरह ये जो पॉल ईयरलिश है उन्होंने क्या किया, फिनॉल को यूज़ किया पूरी रूम का इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल करने के लिए। ही प्रपोज यूज़ ऑफ हीट स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो फिर अभी पेशेंट की जो वुंड है उसको हीट से स्टेराइल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जरी के दौरान यूज़ किए जाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने क्या किया, हीट से जो है वो स्टरलाइज किया। फिर इग्नास सेमिल्विस, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि क्या डॉक्टर्स क्या करते हैं, वेयर किलिंग देयर पेशेंट्स बाय नॉट वॉशिंग देयर हैंड्स आफ्टर एन ऑपरेशन एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेशेंट। तब के टाइम पे माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इतना डिस्कवरी नहीं हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई इतना जानता नहीं था। तब कुछ डॉक्टर्स जो थे वो क्या करते थे, एक ऑपरेशन होने के बाद वैसे ही बिना हाथ धोए दूसरे ऑपरेशन के लिए वो चले जाते थे। तो फिर पहले पेशेंट का जो ऑपरेशन करने के बाद उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके हाथ पे लगे थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट होते थे, और उस दूसरे पेशेंट में भी वो क्या करते थे, इन्फेक्शंस कॉज करते थे। इसकी वजह से काफ़ी सारे पेशेंट जो है उनकी डेथ होती थी, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए थे डॉक्टर्स ने। तो फिर डॉक्टर्स की गलती के कारण काफ़ी सारे पेशेंट की जो है वो जान जाती थी। ये किसने डिस्कवर किया, इग्नास ने कहा कि डॉक्टर्स जो है वो एक क्लीननेस जो है वो फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से पेशेंट्स जो है वो किल हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है।
फिर जो पॉल ईयरलिच है उन्होंने क्या किया, ही यूज कार्बोलिक एसिड एज एन एंटीसेप्टिक। एज ए एंटीसेप्टिक पॉल ईयरलिच ने क्या किया, इस कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया। पहले तो उन्होंने क्या किया, एक स्प्रे बनाया, स्प्रे बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरे रूम को उन्होंने उस स्प्रे से स्टराइल किया ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंटरफेयर ना करे सर्जरी के बीच में। इट बिकम्स द फर्स्ट वाइडली यूज टू एंटीसेप्टिक इन सर्जरी। फिर उन्होंने क्या किया, एज ए एंटीसेप्टिक कार्बोलिक एसिड को एज ए यूज़ किया एंटीसेप्टिक। तो फिर बाद में उस कार्बोलिक एसिड को एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ किया गया बाकी सारी जगहों पे भी। He first suspected it would prove an adequate disinfectant because it was used to eliminate the stink from the field of irrigated with sewage waste. अब जो सीवेज वेस्ट वहाँ पे जो स्टिंक प्रोड्यूस होती है, वो जो स्मेल आती है वहाँ पे, एक ऑडर स्मेल, गंदी स्मेल आती है, उस स्मेल को उस स्मेल को एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता था, कार्बोलिक एसिड्स को यूज़ किया जाता था उस स्मेल को रोकने के लिए। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि ये कार्बोलिक एसिड को हम एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो रोकने के लिए, क्योंकि जो ऑर्डर होता है, जो स्टिंक होता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उस फील्ड में अगर सीवेज वेस्ट में अगर ये जो कार्बोलिक एसिड यूज़ करते हैं उस स्मेल को रोकने के लिए, मतलब वहाँ पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए क्या यूज़ करते थे, कार्बोलिक एसिड। तो फिर उस कार्बोलिक एसिड का ये जो जोसेफ लिस्टर है उन्होंने क्या किया, यूज़ किया एज अ एंटीसेप्टिक। He presumed it to be safe because field treated with carbolic acid produced no apparent ill effect on the livestock and then later crash upon them. तो फिर उन्होंने वो यूज़ किया और उन्होंने वहाँ पे देखा कि ये जो कार्बोलिक एसिड है ये ह्यूमन पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखा रहा, इसलिए उन्होंने उसे एज ए सर्जरी रूम में वो क्या किया है, एंटीसेप्टिक यूज़ किया है जोसेफ लिस्टर्स ने। लिस्टर्स असेप्टिक टेक्निक्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड बट विथ एडवांस इन टेक्नोलॉजी। बाद में जब कार्बोलिक एसिड पे स्टडी करने के बाद वो जो स्प्रे यूज़ कर रहे थे, उस स्प्रे की वजह से काफ़ी सारी आई इरिटेशन होती थी, तो फिर उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। अभी लुइस पास्चर की वो जो असेप्टिक टेक्निक्स है वही यूज़ करते हैं, बट कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि हम अभी डेटॉल यूज़ करते हैं, वैसे और भी सारे जो कंपोनेंट है, केमिकल्स यूज़ करके हम उसे एक एडवांस टेक्नोलॉजी में आज भी हम उस असेप्टिक कंडीशन को फॉलो करते हैं, टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस असेप्टिक टेक्निक्स, जोसेफ लिस्टर्स ने जो असेप्टिक टेक्निक्स बताए थे उनकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग जो है उनकी सर्जरी जो है वो स्टराइल कंडीशंस में हो गई थी। इसके लिए काफ़ी सारे जो डेथ हो रहे थे लोगों की, वो काफ़ी सारे डेथ जो है वो होने से बची थी। मतलब डेथ फ्रॉम द सर्जरी इज़ एट वेरी लो रेट। अब जो डेथ होती है लोगों की ड्यूरिंग सर्जरी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, वो रेट काफ़ी कम है। हिज मेथड हैव सेव मिलियंस ऑफ लाइफ। उनकी जो असेप्टिक टेक्निक्स वाली स्टेराइल सर्जरी की जो मेथड्स है, उन्होंने क्या, उस मेथड की वजह से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ्स जो है वो बच गई। ही इज़ ऑल्सो नोन टू बी द फर्स्ट टू ऑब्टेन द प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग सीरियल डायलूशन ऑफ लिक्विड मीडिया। हम बैक्टीरिया आइसोलेट करने के लिए जो सीरियल डायलूशंस मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, ये भी जोसेफ लिस्टर ने जो है वो फाउंड आउट की थी। तो ये थे कंट्रीब्यूशंस ऑफ पॉल ईयरलिच एंड जोसेफ लिस्टर्स इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। Dear students, please don't get confused. By mistakenly I said Paul Ehrlich in the contributions of Joseph Lister. So by mistakenly I said the Paul Ehrlich in the place of Joseph Lister. ये जो सब contributions है अंडर द जोसेफ लिस्टर्स, वो सब जोसेफ लिस्टर ने ही दिए है फॉर द असेप्टिक सर्जरी। These all are the contributions of the Joseph Listers in the field of microbiology for the topic of sterile surgery.